ये बड़ी खबर और बहुत तेजी से फैलाई जा रही है। कुछ खबरें इसके तनाजुर में अभी मार्केट में आ रही हैं और ये कहा जा रहा है जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैकडोर चैनल चीजें चल रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि शायद वो इमरान खान को छोड़ दे। ऐसी कहानियां सुनाई जा रही हैं। ये होता कब है? दो किस्म की खबरें फैलाई जा रही हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई मुज़ाकरात की तरफ मामला चल रहे हैं। जनाब नवाज शरीफ साहब भी मैदान में आ गए। कामरान शाहिद साहब ने खबर दी कि जनाब नवाज शरीफ तो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाएं, वो अडियाला जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, वो वहां जाना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह ने भी ऐसी ही बातें की, कुछ और लोग भी कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले जो है वो एक नून लीग से मुंसलिक एक सोशल मीडिया चैनल है, उसने भी इस तरह की खबरें दी थी। खबरें क्यों दी गई? देखिए मियां नवाज शरीफ साहब ने अगर अडियाला जेल जाना है तो वहां जाके उन्होंने बेइज्जती करवानी है ना भाई। एक आदमी को आपने जाली मुकदमात में जेल में डाला हुआ है और अब जाली हुकूमत बनाकर मुसल्लत हो गए हैं और अब जाके उस आदमी से आप क्या बात करेंगे? क्या आप उस आदमी से ये बात करेंगे चलो कोई बात नहीं हमारी हुकूमत चलने दो, या आप उस आदमी से जाके ये बात करके जनाब हुकूमत हम खत्म कर देते हैं, नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं, आइए मिलकर कुछ कर लें? देखिए मेरा ये मानना है कि अगर इमरान खान साहब को, जिन्हें वो समझते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन है, उनके साथ बैठ के भी फौज को सियासत से बाहर निकालने का मौका मिले तो इमरान खान को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, वो अडियाला जेल चले जाएंगे इमरान खान को मिलने के लिए? ऐसा लगता नहीं है। अगर चले जाए तो बड़ी हैरत की बात है, लेकिन वो जब जाएंगे तो वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से जाएंगे, उनकी मर्जी के बगैर वो जा नहीं सकते। नंबर दो, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हमें ज़हन में रखना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब को अगर वाकई इदराक हो गया है कि उनसे गलती हो गई और इमरान खान के साथ बैठकर बात करना है, तो फिर गुडविल जेस्चर के तौर पे नवाज शरीफ साहब यास्मीन राशिद साहिबा को रिहाई दिलवाएं जाली मुकदमात से, उनसे माजरत करें और उनकी सीट उन्हें वापस कर दें। ये बड़ा जबरदस्त नुक्ता आगाज हो जाएगा कि कम से कम मियां साहब ने अपनी जाली नशिस्त छोड़ दी जो जाली फॉर्म 47 पे उन्होंने ली हुई है, और वो यास्मीन राशिद साहिबा से माजरत करके उन्हें बाहर ले आए। तो यहां से एक ग्राउंड बन जाएगी कि मियां साहब को अब समझ आ गई है, और ऐसा इमरान खान साहब को भी महसूस होगा कि मियां साहब अब एस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से निकलकर को मुज़ाकरात वाकई करना चाहते हैं और एस्टेब्लिशमेंट का पत्ता काटना चाहते हैं। लेकिन मियां साहब ऐसा क्यों चाहेंगे? देखिए मियां साहब ने अपनी बेटी को जबरदस्ती बगैर मैंडेट के वजीर आला पंजाब बनवाया, अपने भाई को जबरदस्ती 17 सीटों के ऊपर पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया, ना सिर्फ वजीर आजम बनाया बल्कि 2/3 अक्सरियत भी दिलवा दी। एक बड़ी जबरदस्त इक्वेशन जो है वो सोशल मीडिया में चल रही थी कि 17 सीटें जमा पब्लिक इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2/3 अक्सरियत, कि जब 17 सीटों के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट जमा हो जाता है ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, तो उन दोनों के जमा होने से बनती है 2/3 अक्सरियत जो शहबाज शरीफ साहब को अभी तक दिलवा दी गई है। देखिए ये किया कब जाता है? एक तो कहा जा रहा है जी बैकडोर भी चीजें चल रही हैं, वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई इधर उधर। एक असद कैसर साहब की मुलाकात हुई और इस पे एक ट्वीट है वो शाहिद असलम साहब का, उन्होंने कुछ इशारे दिए कि सऊदी सफीर की पीटीआई समेत अहम मुलाकातें, आर्मी चीफ का दौरा है अमेरिका, और अब एस्टेब्लिशमेंट के अहम खिलाड़ी भड़कती हुई ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि इमरान खान से मिलने नवाज शरीफ अडियाला जेल जा सकते हैं। ऐसा हुआ तो मुल्क के लिए अच्छा होगा, लेकिन ऐसी किसी भी पेशरफ्त में अमेरिका, बरतानिया और सऊदी अरब का कलीदी किरदार हो सकता है। देखिए ये खबरें कब आती है बहुत तेजी से। याद रहे इमरान खान ने कभी भी अवामी दबाव के बगैर या अवामी प्रेशर के बगैर जेल से बाहर नहीं आना। मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान से खाइफ है और वो कभी भी इमरान खान का सामना नहीं कर सकती। जब भी कोई तहरीक चलने की बात होती है तो फौरी तौर पे इस किस्म के शोशे छोड़ दिए जाते हैं। देखिए ये वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तहरीक का ग्राउंड बनाने का है, तहरीक का मोमेंटम खड़ा करने का वक्त है। तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर काम करना, और इस वक्त जब तहरीक का मोमेंटम बनता है एन उस वक्त, इससे पहले जब अक्टूबर था या सितंबर में अक्टूबर में एक तहरीक चल रही थी, जब नवंबर वाली तहरीक थी तब भी यही बातें की गई, यही चीजें की गई कि इमरान खान की बात हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है, एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को छोड़ना चाहती है। ये अमेरिका वाला एपिसोड होने से पहले जब तहरीक इंसाफ एक मोमेंटम बना रही थी तहरीक का, तब भी कहा जा रहा था कि बस 1.5 महीना दे दें इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को, बाहर से डॉक्टरों को बुलाकर उनके साथ DGI ने वादे करना शुरू कर दिए। ये सारी चीजें हुई है ना यहाँ पे पाकिस्तान में, और रिपोर्ट भी हुई है। तो ये सब कुछ जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तहरीक की तरफ बढ़ती है, एक अवामी दबाव बनाने की कोशिश करती है, एक मोमेंटम खड़ा करती है, तो उसके मुकाबले में ये खबरें दी जाती है कि जनाब नहीं ये वहां पे ये हो रहा है, फलाना फलां के साथ मिल रहा है, फलाने मुज़ाकरात कर रहे, वो भी मुज़ाकरात करने हैं तो करो। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कोई नया तजर्बा शायद नहीं करेगी, और अगर तजर्बा करना भी होगा तो 10 मरतबा तजर्बा करने से पहले सोचेंगे। जो खातून ऑफिसर के चंद जुमलों ने बयानिया वाड़ के रख दिया है और पाकिस्तानियों के सीनों में जो दबी हुई चिंगारियां हैं उनको भड़काया है, उसके बाद कोई और तजर्बा करना बनता भी नहीं है। यानी जो अपना काम खुद से नहीं कर रहा, यानी अपना काम जो है उसके अलावा बाकियों के कामों में मुदाखलत करे,
तो वो दूसरों को क्या नसीहत कर सकता है? जो खुद आइन और कानून को बूटों तले रोन डाले और खुद को मोहतरम और बाकी सबको कीड़े मकोड़े समझे, वो लोगों को कैसे नसीहत कर सकता है? लिहाजा पहले अपनी ड्यूटी करें और हालात को दुरुस्त होने तक लेक्चर से जो है वो गुरेज किया जाए। देखिए, फौज की जो है सिक्योरिटी की ड्यूटी है। अब सिंपली अगर आईने पाकिस्तान कहता है तो क्या कहता है? फौज जो है वो सरहदों पे सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देगी और दाखिली सिक्योरिटी के मामलात में हुकूमत की मावनत करेगी। इसके अलावा हुकूमत अगर इमरजेंसी में कहीं पे कोई अहकामात देती है तो फौज उसके ऊपर अमल दरामद करेगी। खुद से फौज कुछ नहीं कर सकती, फौजी की आदत कुछ नहीं कर सकती। तो जो पब्लिक इंटरेस्ट है, ये एक मामला जो खातून ऑफिसर ने कहा, ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बन गया। हर वो शख्स जिसके साथ जुल्म और जबर हुआ उसने निकाल कर बताया क्या मेरे साथ ये पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया। पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई पब्लिक इंटरेस्ट में, तोड़ी गई पब्लिक इंटरेस्ट में, हुकूमतें बनाई गई पब्लिक इंटरेस्ट में, हुकूमतें गिराई गई पब्लिक इंटरेस्ट में, चादर और चार दीवारी का तगद्दुस पामाल किया गया पब्लिक इंटरेस्ट में, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया पब्लिक इंटरेस्ट में, खवातीन को अगवा किया गया पब्लिक इंटरेस्ट में, सड़कों पे उन्हें मारा और घसीटा गया पब्लिक इंटरेस्ट में, बच्चों को गिरफ्तार और अगवा किया गया पब्लिक इंटरेस्ट में, एमएनएस को घसीटा गया, उन्हें अगवा किया गया पब्लिक इंटरेस्ट में, अगवा बराए बयान करवाया गया पब्लिक इंटरेस्ट में, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया गया पब्लिक इंटरेस्ट में। ये बेशुमार ऐसी लोगों ने सैकड़ों चीजें मैंने पढ़ी सोशल मीडिया पे जो लोगों ने निकाल कर बताई। अरकान असेंबली ने बताया कि हमारे साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई, क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट था? हमें जो कहा जाता था फलानी पार्टी ज्वाइन कर लो और फलानी पार्टी को छोड़ दो, तो क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट था? क्या इद्दत वाला केस पब्लिक इंटरेस्ट में बनाया गया? क्या इमरान खान साहब पे 300 मुकदमात पब्लिक इंटरेस्ट में करवाए गए? तो ये सारा कुछ पब्लिक इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं हो सकता। और दूसरा, लोगों ने जो बयानिया वाड़ के रख दिया वो एहतसाब का है। खातून ने कहा कि फौज में एहतसाब है। 4 मरतबा पाकिस्तान की फौज ने मार्शल लॉ लगाया, जर्नैलों ने आइन से गद्दारी की, किसी एक का भी एहतसाब नहीं हुआ। सियासत में मुदाखलत की, किसी एक का भी एहतसाब नहीं हुआ। अभी फैज हमीद को पकड़ा हुआ है इंटरनल मामलात में। अगर फैज हमीद को सजा देनी है तो सियासत में मुदाखलत पर सजा दो। अगर फैज हमीद को सजा देनी है तो सिविलियंस के काम के अंदर मुदाखलत पर सजा दो। असल में तो सजा ये होनी चाहिए और हर उस फौजी को मिलनी चाहिए जिसने सियासत में मुदाखलत की है, चाहे उसने कल की है चाहे वो आज कर रहा है। इन सबको निशाने इबरत बनाना चाहिए और इन सबको सजा मिलनी चाहिए जिसने आईन से गद्दारी की है। तब हम मानेंगे कि पाकिस्तान में इस इदारे के अंदर एहतसाब का एक सिस्टम मौजूद है। और अगर इदारा चलाने के लिए कोई छोटा मोटा एहतसाब किया जाता है, वो तो हर इदारे के अंदर कोई ना कोई सिस्टम होता है, पुलिस में भी है, बाकी इदारों में भी है। लेकिन यहां पे क्योंकि मार्शल लॉ 4 मरतबा लगाया गया है, तो 4 में से 1 मरतबा भी एक भी डिक्टेटर के खिलाफ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। लोगों ने सैकड़ों मजालिम याद दिला दिए और ये बयानियां और दावे जो है उड़ा के रख दिए। लिहाजा आइंदा मुझे नहीं लगता कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस तरह की कोई लॉन्चिंग करेगी कि किसी खातून को या किसी ऑफिसर को सामने लाया जाए और उसका स्टेटमेंट जज्बाती अंदाज में और बड़े जबरदस्त बोलने के अंदाज में जो है पब्लिक के सामने लाया जाए। नहीं, ये सौदा अब नहीं बिकना, बिक गया, बड़ा सौदा बिकना नहीं चढ़ा, बहुत सौदा बिक गया जो बिकना था। ये सौदा अब नहीं बिकना। अब आपको सियासत के अंदर से अपना किरदार खत्म करना पड़ेगा। अब आपको सियासतदानों के ऊपर मामला छोड़ने पड़ेंगे। जो ब्लडी सिविलियंस हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, उन्हें मौका देना पड़ेगा कि वो मुल्क को चलाएं, क्योंकि कीड़े मकोड़े अब ये समझ गए हैं कि उनकी औकात क्या है। नादरीन ने गजा में बड़ा शानदार एक नक्शा पेश किया डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पे। उसके ऊपर पूरी दुनिया से कुछ रद्दमल भी आ रहा है। नक्शा मैं आपको दिखाऊंगा, प्लान क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले DGISPR आज मुलाकात करने जा रहे हैं यूट्यूबर्स से, यानी इन्हें यूट्यूबर्स कहा जाता था और ताने दिए जाते थे। आज से कुछ अर्सा पहले तक जिन सहाफियों को नौकरियों से निकाल दिया जाता था और जो लोग यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर अपनी कवरेजेस करते थे या अपना तजिया करते थे या खबरें पेश करते थे, उन्हें ताना दिया जाता था, उन्हें घटियापन का निशाना बनाया जाता था। लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसको सबसे पहले इमरान खान साहब ने समझा और वो समझ गए कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया ये पाकिस्तान का फ्यूचर मीडिया है। तो इन्होंने कंट्रोल तो कर लिया सारा का सारा, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, अखबारात भी कंट्रोल हो गए, टेलीविजन भी कंट्रोल हो गए, लेकिन वहां से काम बना नहीं, वहां से बयानिया नहीं बना। और अब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी जेर निगरानी कुछ डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बनाए, लेकिन जो भी प्लेटफॉर्म वो बनाते हैं वो बड़ी जल्दी बेनकाब हो जाता है। सबको पता चल जाता है कि ये प्लेटफॉर्म उनका है और फिर उसके बाद वो प्लेटफॉर्म भी फारिग हो जाता है। तो अब जनाब उन्होंने यूट्यूबर से मुलाकात करने का फैसला किया। बहुत सारे यूट्यूबर्स को
ये दावत दी गई पहले, फिर उन्हें कंफर्मेशन की कॉल आई और उन सबसे कहा गया कि डीजी आईएसपीआर आपसे मुलाकात करेंगे। अब क्योंकि मैं भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो करता हूं, साबिर शाकिर भाई भी करते हैं, मोहित पीरजादा साहब भी करते हैं और बहुत सारे लोग हैं वो भी करते हैं, वजाहत सईद खान साहब हैं वो भी यूट्यूब पे करते हैं, यहाँ नजम बाजवा साहब रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो जर्नलिस्ट हैं और वो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस करते हैं। तो फिर हमारा भी हक बनता है कि हम सवालात करें और हमें भी सवालात करने की इजाजत होनी चाहिए। गो कि आजकल हमारे बारे में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं सोचते डीजी आईएसपीआर या उनके अदारा, लेकिन चले, मैं इदारा को तो मैं नहीं कह सकता, फौजी तो हमारे भाई हैं बहुत सारे और बड़ा प्यारा उनसे एक दिल का ताल्लुक है, एक रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन ये फौजी की आदत आती जाती रहती है, कभी कोई आता है एक पॉलिसी ले आता है, दूसरा आता है एक और ले आता है, ये नौजवानों से भी जा जाकर मिलते हैं कॉलेजेस में। तो चंद सवालात हैं जो इनके सामने जरूर रखे जाने चाहिए। तो जो हमारे दोस्त जा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि ये 12 सवालात हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये आप डीजी आईएसपीआर से जरूर पूछें। और अगर डीजी आईएसपीआर का महकमा ये सुन रहा है और मुझे पता है मेरी वीडियो वो सुनते हैं, तो वो ये 12 सवालात लिखकर डीजी आईएसपीआर के सामने रख दें। मैं उम्मीद करता हूं कि वो इनके जवाब दे देंगे। नंबर 1, आप कहते हैं कि आपका सियासत में कोई किरदार नहीं है, मगर आपके वजीर दिफा ये कहते हैं कि जनरल बाजवा ने जितनी घटिया सियासत की उतनी तो किसी ने भी नहीं की। आप जनरल बाजवा के साथ भी डीजी आईएसपीआर थे, आप जनरल आसिम मुनीर के साथ भी डीजी आईएसपीआर हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि जनरल बाजवा के दौर में भी आप यही कहते थे कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, आज भी आप यही कहते हैं कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, तो क्या आपका वजीर दिफा झूठ बोल रहा है? तो सियासत से फौज के ताल्लुक के ऊपर जरूर एक सवाल पूछें और मिसालें देकर पूछें। नंबर 2, आप ये कहते हैं कि आपके इदारे में अकाउंटेबिलिटी है। 4 मरतबा आपके इदारे के जर्नैलों ने पाकिस्तान के आईन को बराह रास्त आकर तोड़ा और मार्शल लॉ लगा दिए। इनमें से एक भी मार्शल लॉ लगने वाले डिक्टेटर के खिलाफ क्या आज तक कोई कोर्ट मार्शल हुआ? क्या कोई कानूनी कार्रवाई हुई? क्या इदारे ने कोई कार्रवाई की? क्या किसी को कोई सजा दी गई? मैं सिर्फ 4 डिक्टेटर्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने बराह रास्त आकर मुदाखलत कर दी और हुकूमतों पे कब्जा करके आईन को तोड़ दिया। जो लोग बराह रास्त नहीं आए और उन्होंने हुकूमतों के खिलाफ साजिशें की वो अलग है। तो अगर अकाउंटेबिलिटी है फौज के अंदर बतौर इदारा, तो इन डिक्टेटर्स में से किसको सजा हुई इसकी तफसीलात बता दीजिए। नंबर 3, हमेशा सियासतदान ही जेलों में क्यों जाते हैं? हमेशा सदर और वजीर आजम ही जेलों में क्यों जाते हैं? आज तक कभी कोई आर्मी चीफ जेल में क्यों नहीं गया? खास तौर पे जो 4 डिक्टेटर थे उनमें से कोई भी जेल में क्यों नहीं गया? नंबर 4, इस्तिस्ना जब अंबिया इकराम ने नहीं लिया, जब खुलफाए राशिदीन ने नहीं लिया, जब अहले बैत को इस्तिस्ना नहीं मिला, जबकि जय्यद उलमा इकराम पाकिस्तान के ये कह चुके हैं कि ये शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है और कुरान मजीद की तालीमात के खिलाफ है, तो आपके इदारे के सरबराह ने ये इस्तिस्ना क्यों कबूल किया? नंबर 5, आप 9 मई की माफी का तकाजा करते हैं कि एक सियासी जमात जिसने 9 मई को कुछ ऐसी हरकत की जो आपको पसंद नहीं आई, वो ये कहते हैं जी हमने नहीं की, आपने की। चले जो भी है, आप ये कहते हैं कि 9 मई की माफी का आप तकाजा करते हैं कि माफी मांगी जाए और कई मरतबा आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ये कह चुके हैं कि इंतशार छोड़ें और सदके दिल से माफी मांगे, मगर आज तक आपके इदारे ने मुल्क टूटने की माफी क्यों नहीं मांगी? आज तक आपने यहां पे डिक्टेटरशिप बार बार लाने के लिए या मार्शल लॉ लगाने के लिए माफी क्यों नहीं मांगी? क्या आपको माफी नहीं मांगनी? नंबर 6, पाकिस्तानी फौज से मुंसलिक इदारे कारोबार क्यों करते हैं? क्या अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, भारत, चीन, रूस या दुनिया की कोई भी बड़ी फौज कारोबार करती है? और अगर आप पाकिस्तान में कारोबार करते हैं तो इन कारोबारों पे आपको किस किस्म की इम्यूनिटी या टैक्सेस में छूट, यानी कितनी छूट आपको मिलती है? दीगर मामलात में आपको कितनी सब्सिडी और कितना छूट आपको मिलता है कारोबार करते हुए? ये भी तफसीलात शेयर कर दें। नंबर 7, क्या आप कश्मीर की आजादी के लिए कोई डेडलाइन दे सकते हैं? हर चीज की आपके पास डेडलाइन होती है ना कि इतने अरसे में ये कर देंगे, फिर ये कर देंगे, फिर ये कर देंगे। क्या कश्मीर की आजादी का कोई रोड मैप आपके पास है और उसकी कोई डेडलाइन आप दे सकते हैं? क्योंकि 78 साल से आपका दावा है कि आप कश्मीर आजाद करवाएंगे। नंबर 8, आज तक आईने पाकिस्तान की सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जी पाकिस्तान के किस इदारे ने की? इसका जवाब भी दे दें। नंबर 9, क्या आप ये बता सकते हैं कि आलमी मुलाकातों में कौन कौन से जमहूरी ममालिक अपने आर्मी चीफ को साथ लेकर जाते हैं? कल जो मुलाकात हुई वहां पे डेविस में, स्विट्जरलैंड में, वहां पाकिस्तान के फील्ड मार्शल गए हुए थे शहबाज शरीफ आपके साथ,
आप बता सकते हैं कि और कितने ममालिक हैं जो अपने आर्मी चीफ को अपने साथ लेकर आए उस मुलाकात में। नंबर 10, अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने यह दावा किया कि पाकिस्तान ने अपनी फौज गजा भिजवाने के लिए खुद ऑफर की है और लिखकर ऑफर की है। इसकी क्या वजह? अगर आप ये कहते हैं कि ये हुकूमत का फैसला है, हुकूमत से पूछें, तो हुकूमत तो अपने फैसले भी आपसे पूछकर करती है। और वो बबंगई दोहल ये कहते भी हैं और वो बार बार कहते हैं कि ये हाइब्रिड निजाम चल रहा है और फौज हमारे साथ हर फैसले के अंदर शामिल है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि गजा में फौज भिजवाने के फैसले में फौज शामिल ना हो? तो आप ये बता दें कि क्या कभी पाकिस्तानी फौज हमास को गैर मुसल्लह करेगी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का नुक्ता नंबर 1 यही है। वो यही कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज जो है वो हमास को गैर मुसल्लह, यानी जो भी फौज आएगी वो हमास को गैर मुसल्लह करेगी, और पाकिस्तान अपनी फौज भिजवाने की अर्जी पहले ही डाल चुका है। इसके बारे में आप जवाब दे दें दोनों सवालों के। नंबर 1 कि जो मार्को रूबियो ने कहा वो ठीक है या गलत है कि हम फौज भिजवाने के लिए दरखास्त कर चुके हैं। नंबर 2, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो फौज जाएगी वो हमास को गैर मुसल्लह करेगी, आप इस पे क्या राय रखते हैं? और आखिरी और 12वां सवाल, दहशतगर्दों को वापस लाने का जो फैसला है वो जनरल बाजवा और जनरल फैज ने किया था, ये सब जानते हैं। पीटीआई का मुतालबा है कि, और उनका ये कहना है, वो बड़ा क्लियरली कहते हैं कि हमने ऐसा कोई फैसला नहीं किया था, बल्कि ये फैसला उनकी हुकूमत गिरने के बाद हुआ था। जिसका सबूत यह है कि राणा सनाउल्लाह साहब ने जब पीडीएम की हुकूमत बन गई तो तब अनाउंस किया था कि तालिबान की वापसी के हवाले से हमने इस मुशावरत की है और उसके अंदर कुछ फैसले हुए हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर तो यह फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था या बाद की हुकूमत ने किया था, तो तमाम हुकूमती मुलाकातों की मीटिंग्स के जो मिनट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। तहरीक इंसाफ का चैलेंज है कि आप वो मिनट्स निकालें और साबित करें कि ये फैसला पीटीआई ने किया था। हालांकि जो शवाहिद मौजूद हैं वो ये बताते हैं कि ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरने के बाद हुआ, दहशतगर्द भी उनकी हुकूमत गिराने के बाद लाए गए, और इसकी शदीद मुखालफत मुराद सईद ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की थी। मैंने खुद भी इस पे बहुत सारे वीलॉग किए थे। तो डीजीए इस प्यार से जानना चाहते हैं कि दहशतगर्दों को लाने वाले इन जर्नैलों से क्या आज तक कोई पूछताछ हुई या नहीं हुई? आप अंदाजा करिए रिजीम कैसा है। वोट डालने के लिए बंदा मैच्योर होना जरूरी है, 18 से 25 कर दो, और इंसाफ लेने के लिए कैदी का और ज्यादा बूढ़ा होना जरूरी है, तो बंदा 70 से 80 कर दो। ये निजाम एक एक काम भी करता है ना, इमरान खान को ज़हन में रख के करता है। ये कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो करते हुए इमरान खान इनके दिमाग में ना हो। कैसी तबाही फेरी है इस आदमी ने, एस्टेब्लिशमेंट को उस दीवार के साथ लगा दिया, सियासतदानों को इस दीवार के साथ लगा दिया, सबको खड़ा करके सबकी औकात दिखा दी, और पाकिस्तान के असल मसाइल पाकिस्तानियों के सामने आ गए। अब दिल करता है तो हल कर लीजिए। 8 फरवरी आ रहा है, पहला इम्तिहान है। अगले वीलॉग में इस पे बात करेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।